स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 19 से 22 तक। इससे पहले हम लोगों ने जो समानता का अधिकार पढ़ा, उससे पहले हमने संविधान पढ़ा। तो एक छोटा सा रिवीजन। संविधान में कितनी चीज़ें हैं? पहले आपको मिलेगी प्रस्तावना, फिर आपको संविधान के भाग, कितने भाग हैं? भाग हैं 22। उसके बाद आपको अनुसूची, अनुसूची पहले 8 थी, फिर हो गई 12। भाग 22 थे। अनुच्छेद कितने हैं? 395। और प्रस्तावना पहला पेज है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? और संविधान लागू कब हुआ? प्रस्तावना के हिसाब से लागू हुआ कोई पूछता है तो 26 नवंबर 1949। जो पार्शली मतलब थोड़े बहुत अनुच्छेद लागू किए गए थे 1949 को, पार्शली लागू हुआ। संभवतः 15 अनुच्छेद लागू हुए थे लगभग, और पूरी तरह से लागू हुआ हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने नागरिकता पढ़ी। नागरिकता में जाना कि नागरिकता हम लोग 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने जाना समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18। 5 तरह से नागरिकता हमारी कौन सी है? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन द्वारा, और नेचुरलाइजेशन, देशीकरण, और अर्जित क्षेत्र। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग राइट टू फ्रीडम अब पढ़ेंगे, तो देखते हैं इसमें क्या है राइट टू फ्रीडम में। तो राइट टू फ्रीडम के तहत हम पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में ऐसा क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 19 के तहत आपको प्राप्त होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम आर्टिकल यहाँ पर, ये 19A है। कौन सा आर्टिकल है? 19 आर्टिकल, और उसका क्लॉज है ए। इसलिए इसको लिख रहे हैं ए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। स्मॉल ए है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद, क्योंकि इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कोई पूछता है कि कौन कौन सा आज़ादी प्राप्त है, तो प्रेस की स्वतंत्रता यहीं से मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता, अगर कोई पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 19A। ठीक है, इसके अलावा आपको
बोलने की आज़ादी यहीं से प्राप्त होती है, बोलने की आज़ादी। ठीक है, बोलने के अलावा चुप रहने का अधिकार भी आपको है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहीं कहीं आपको ये नहीं मिलेगा, बोल वाक, यहाँ पर लिखिएगा वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। तो वाक मतलब होता है बोलना, संस्कृत वर्ड है वाक। ठीक है, अभिव्यक्ति का मतलब क्या क्या है ये समझ लीजिए। जैसे कि जो कार्टून बनाते हैं लोग, कार्टूनिस्ट होते हैं, ये भी अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, मूवीज आती हैं, वो भी अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम लोग कुछ लिखते हैं, एस्से है, किताब है, बुक्स वगैरह, ये सब अभिव्यक्ति के माध्यम है। ठीक है, तो सब अभिव्यक्ति, इन सब क्षमताओं का उल्लेख इसी में है, ये इसी से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा 19 में हमें क्या प्राप्त होता है, बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार। बिना हथियार के, तो हमें लिख देते इकट्ठा या एकत्र होने का अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 19 आपके जीवन के लिए भी। इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन बिना हथियार के, बिना हथियार और शांतिपूर्वक, पीसफुली। ठीक है, इसके अलावा संगठन बनाने का अधिकार आपको, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन है, संघ है, जो भी बहुत सारे लोग संघ बनाते हैं, यूनियन वगैरह, वो सब इसी से बनेगा। संगठन बनाने का, संघ बनाने का, और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को हिंदी में कहते हैं सहकारिता समिति। ये चीज बाद में जोड़ी गई थी इसी आर्टिकल में, बाकी संगठन पहले से लिखा हुआ था, संघ भी लिखा हुआ था। तो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला 97th अमेंडमेंट आया, तो उससे इस शब्द को इसमें इंसर्ट किया गया। ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके अलावा कहीं भी घूमने की आज़ादी आपको जो प्राप्त होती है, भारत के किसी भी भाग में आप कहीं भी घूमने की आज़ादी, भारत के जो भूभाग हैं। इसके अलावा कहीं भी निवास करने का अधिकार है आपको, कहीं भी निवास करने का। निवास करने मतलब किसी भी स्टेट में आप जाकर जमीन खरीद सकते हैं और रह सकते हैं। और इसके बाद आपको एक और जो अधिकार प्राप्त है, वो कौन सा है, निवास के अधिकार के बाद व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये सारी स्वतंत्रताएं जो उल्लेख हैं, यह सब अनुच्छेद 19 में तहत हैं। तो यहाँ पर कुल अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, 6। पहले कितनी थी, 7 थी। ब्रीफली कहीं कहीं पर पूछा जाता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। 7 क्या थी, संपत्ति का जो अधिराइट था वो हट गया, तो 6 ही बचे यहाँ पर। इसके अंदर एक सब राइट्स था। ठीक है, अनुच्छेद 19 में। तो अभी अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, 6 प्रकार की। ठीक है, व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता आपको जो मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी व्यापार खोल के बैठ जाएंगे, डॉक्टर बन गए, वकील बन के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ योग्यताओं का जो निर्धारण किया गया है सरकार के द्वारा, उनका
पालन करना पड़ेगा। हर व्यापार, हर व्यवसाय के लिए, कोई भी व्यापार करना चाहते हैं। अभी कहीं भी जैसे निवास करने की स्वतंत्रता आपको जो मिली हुई है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी निवास करेंगे। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो रेस्ट्रिक्टेड रखे गए हैं, जैसे कि ट्राइबल बेल्ट्स है, वहाँ पर आप नहीं जा सकते, ना निवास कर सकते हैं ना घूम सकते हैं। ठीक है। संगठन बनाने की आज़ादी, संगठन या संघ बनाने की जो आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं है किसी भी प्रकार का अनैतिक संगठन बनाएंगे। नैतिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। ऐसे ही एकत्र होने का अधिकार है पीसफुली। और इन सब को मिलाकर जो आपको अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता मिली हुई है, इस पर यह एब्सोल्यूट आज़ादी नहीं है। क्या है? एब्सोल्यूट स्वतंत्रता आपको प्राप्त नहीं है। तो क्या है? इस पर कुछ प्रतिबंध हैं, प्रतिबंध भी हैं, जिसको और अच्छे शब्दों में बोलते हैं निर्बंधन है, इंग्लिश में रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन सभी जो अधिकार हैं, इनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो कामन है हम बता देते हैं। जैसे सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है ऑफ द नेशन, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब मेंटेन, जैसे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, देश की एकता और अखंडता। सॉवरेनिटी क्या होता है? निर्णय लेने का अधिकार। इंटीग्रिटी, इसको इंग्लिश में सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुता, सॉवरेनिटी और एकता। लॉ एंड ऑर्डर, तो ऐसा कुछ नहीं करना जिससे देश की सॉवरेनिटी को धक्का लगे, इंटीग्रिटी को धक्का लगे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, राज्य की सुरक्षा खतरे में हो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा गहरा है, तो आपको सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, जैसे राज्य का खतरा, राज्य की सुरक्षा हिंदी में हो जाएगा। राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में पता लगता है आप आतंकवादियों से मिल गए, ऐसा नहीं करना है, आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। राज्य के जो आतंकवादियों से आप सूचनाएं पास ऑन कर रहे हैं, और देश विरोधी जो तत्व हैं, ठीक है, आप पता था आपने संगठन बना लिया या इकट्ठा हो रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रतिबंध है। तो इसमें से आपको जो सीखने को मिलता है ये है कि कोई भी अधिकार आपको जो प्राप्त है यहाँ पर अनुच्छेद 19 में, वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्रता आपको प्राप्त नहीं है। अब हम अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 अपराध के संदर्भ में है। जैसे कोई अपराध आपने किया, अपराधों की दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, इसके संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन, ये है पूरा नाम। आप व्यवहारिक होकर समझिएगा, आप लगा लेंगे। इसमें दो तीन बातें हैं। क्या है? जैसे आपने कोई अपराध किया, आपने क्यों करेंगे, आप तो सिविल सेवक बनेंगे, ठीक है, एक्स हैं, ठीक है, इन्होंने कोई अपराध किया, मान लीजिए चोरी कर ली इन्होंने, छोटा ही अपराध लेते हैं ना, बड़ा नहीं लेते हैं। अब जब चोरी किए तो उसकी सज़ा इनको मिलेगी, तो सज़ा कौन सी मिलेगी, जो कानून में लिखी है या नहीं लिखी है? तो जो कानून में लिखी हुई सज़ा है। पहला ही बात यह है, अपराध करते समय जो कानून है,
अपराध करते समय जो कानून लागू है उसी के अनुसार सजा मिलेगी। पता लगता है कि हमने कुछ ऐसा किया जो कानून था ही नहीं उसके संदर्भ में दंड देने का, लेकिन दंड दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अपराध करते समय जो कानून लागू है उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा, और जितना दंड का उल्लेख है उससे ज़्यादा नहीं, उल्लिखित दंड से ज़्यादा नहीं, मतलब जो लिखा है कानून में उसके ज़्यादा दंड नहीं दिया जाएगा। उल्लिखित दंड से ज़्यादा दंड नहीं दे सकते। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात ये है, पता लगता है आपने एक पुलिस जो है पकड़ लीजिए, ये मान लीजिए एक्स महोदय हैं और एक थाना है ए, इन्होंने पकड़ ले गया, फिर यहाँ निर्णय हो गए, कोर्ट ने कर दिया कि 3 साल की सज़ा। फिर पता लगता है कोई और थाने वाले पकड़ ले गए, वहाँ केस चला रहे हैं, फिर 4 साल सज़ा हो गई आपको, काम एक ही किया था आपने। तो ऐसा नहीं है, एक अपराध एक दंड, एक अपराध एक बार दंड, समझ गए? एक ही अपराध के लिए बार बार दंड नहीं दिया जाएगा, सीधा मतलब। अब मान लीजिए इनको अरेस्ट कर लिया, क्या कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इन्हीं से कह रही तुम गवाही दो, क्या बन दो, गवाही, दैट इज विटनेस। तुम गवाही दो तुमने चोरी की, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किसी को उसी के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं। तो ये हमारा अपराधों की दो संधि के संदर्भ में संरक्षण है, आर्टिकल 22। तो इसमें आप बेसिक रूप से जो घटना घटती है उससे समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा। किसी ने कोई अपराध किया, पुलिस उसको पकड़ ले गई, तो दंड उसको जो कोर्ट देगी उसके अनुसार देगी जो कानून लागू है और जो व्यवस्था उसमें दी गई है। 2 साल का दंड है तो 2 ही साल का मिलेगा, 4 साल का नहीं। दूसरी बात कि आपने कोई एक अपराध किया तो उसी अपराध के लिए मान लो एक बार आपने चोरी की, हर बार पुलिस पकड़ ले जा रही है, हर बार दंड दे रही है, ऐसा नहीं है। एक अपराध तो एक बार दंड दिया जाएगा, और आपको जिसको अरेस्ट किया गया वो पता लगता है उसी को विटनेस उसके खिलाफ नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। आपका अनुच्छेद 20 भी कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 21 की ओर। अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैहिक स्वतंत्रता एंड जीवन का अधिकार। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ के आपको जो प्राप्त होते हैं अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आपको इसी से मिलता है, जीवन जीने का अधिकार इसी का, जो अनुच्छेद 21 है इसका बहुत विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत संविधान जब अनुच्छेद 21 का विश्लेषण किया सुप्रीम कोर्ट ने तो कई अधिकार इसके तहत और दिए गए, जैसे 2-4 हम लिख देते हैं। विदेश जाने का अधिकार,
स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, हथकड़ी न पहनाने का अधिकार। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो इसमें दिए गए हैं अनुच्छेद 21 में। अगला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21A। तो ये जोड़ा गया था, पहली बात ही 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे 86वां संशोधन से इसको जोड़ा गया। दूसरा, जो आपको शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है वो यहीं से प्राप्त होता है। शिक्षा का अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी के संदर्भ में जो संरक्षण है वो गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। गिरफ्तारी देखो दो प्रकार से हो सकती है, एक होता है अपराध से पहले, एक होता है अपराध के बाद। दोनों के संदर्भ में आपको कुछ संरक्षण प्राप्त है। तो इसको जो गिरफ्तारी है, इसको इंग्लिश में जो अपराध से पहले करते हैं इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन। और अपराध के बाद जो गिरफ्तार करते हैं, मतलब कोई अपराध आपने कर दिया उसके बाद पुलिस पकड़ ले जाती है। एक होता है कि आप अपराध करने वाले ही थे कि पकड़ लिया। ठीक है। तो दोनों के संदर्भ में इसमें प्रावधान है। तो जो अपराध के बाद जो है, अगर आप पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके संदर्भ में आपको कुछ राइट्स प्राप्त हैं, जैसे कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है आपको? ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार है आपके पास। पुलिस बताए आपको गिरफ्तारी का क्या आधार है। दूसरा, मनपसंद वकील से सलाह करने का अधिकार। वकील या काउंसिल बोलते हैं, लर्नड काउंसिल्स, उनसे सलाह लेने का अधिकार, या जो भी एडवाइजर है आपका। तीसरा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रखेगी। ठीक है, आने जाने के समय को छोड़ के, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, वहाँ अपराध आपने जो किया है वो बताया जाएगा। अगर उसको ठीक लगता है तो आप जेल के अंदर रहेंगे, और अगर नहीं लगता है कि गलत किया गया है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग समझ लिया। तो ये है आर्टिकल आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो ये काफ़ी सारे आर्टिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जब 86वां संशोधन आपने इसे पढ़ा तो इसमें इसके साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो आप संशोधन जब पढ़ेंगे तो आप लोग जान लेंगे कैसा है। जैसे कि इसके तहत DPSP के आर्टिकल 45 में चेंज हुआ। इसी के तहत आपको शिक्षा का अधिकार लाया गया, जो कि हमने देखा यहाँ पर है, राइट टू एजुकेशन। और भी कुछ चेंजेज हुए छोटे मोटे, फिलहाल जब हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे उसके बारे में। ओके।